बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से जो है वो बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे तमाम के तमाम जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं CS201 के उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, क्योंकि जब तक आप उन शॉर्ट लेक्चर्स को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा GPA जो है वो गेन नहीं कर सकते CS201 के अंदर। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि चाहे आपके मिड टर्म के पेपर के अंदर चाहे 18 लेक्चर हों या चाहे आपके 22 लेक्चर हों, जितने भी लेक्चर आपके मिड टर्म पेपर में इन्वॉल्व हों, अच्छा ये कैसे पता चलता है कि हमारे इस करंट सब्जेक्ट के अंदर कितने लेक्चर जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि आपके LMS के ऊपर किसी भी सब्जेक्ट के जो अनाउंसमेंट सेक्शन होता है, उस अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आपके मिड टर्म या फाइनल टर्म के पेपर से पहले ही आपके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको मिड टर्म पेपर और फाइनल टर्म पेपर में कौन कौन सा सिलेबस आएगा, मतलब कितने लेक्चर इंक्लूड होंगे, उसमें कितने MCQs होंगे, आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन कितने होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने होंगे, ये सारी बातें जो है वो आपके सब्जेक्ट की जो अनाउंसमेंट सेक्शन होती है वहाँ पे आपको अनाउंस कर देते हैं। सो दोस्तों अगर आपको CS201 के सिलेबस का नहीं पता तो आप जाकर अपने LMS से अनाउंसमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे सर ने यकीनन जो है वो आपको अनाउंसमेंट में ये बता दिया होगा कि आपके मिड टर्म के सिलेबस में कितने लेक्चर इंक्लूड होंगे और उसका पेपर पैटर्न किस तरतीब से होगा। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आपने इस वेबसाइट पे क्यों आना है, इसकी दो वजूहत हैं। पहला, सबसे पहले आपने हमारी इस वेबसाइट पे इसलिए आना है ताकि आप हमारे शॉर्ट लेक्चर जो हैं वो वॉच कर सकें, अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किए हुए। सेकंड, अगर आपके पास पास्ट पेपर अवेलेबल नहीं है या हैंडआउट्स अवेलेबल नहीं है तो वो भी आपको हमारी इस वेबसाइट से मिल जाएंगे। दोस्तों जब आप हमारी इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अगर आपके पास हैंडआउट्स नहीं है तो आप हैंडआउट्स कैसे डाउनलोड करोगे ऑफिशियल, उसके लिए यहाँ पे आपको ऊपर मेन्यू मिल रहा है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से। आप इस वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पर जब माउस लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हैंडआउट्स के नाम से। आपने इस हैंडआउट्स वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें आपको सारे के सारे CS के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के हैंडआउट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दोस्तों ऐसे भी हैं जिनके KST लर्निंग के ऑफिशियल हाईलाइटेड हैंडआउट्स भी अवेलेबल हैं और उनका देखें लिखा भी हुआ है। ये देखो CS301 हाईलाइटेड हैंडआउट्स, CS304 हाईलाइटेड हैंडआउट्स, CS403 हाईलाइटेड हैंडआउट्स। तो यहाँ से आप जो है CS201 के ये जो हैंडआउट्स हैं इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट लेक्चर्स की। उसके लिए यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट लेक्चर्स के नाम से। आप उस पर क्लिक करेंगे शॉर्ट लेक्चर वाले ऑप्शन के ऊपर तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है CS201 शॉर्ट लेक्चर्स प्ले लिस्ट, क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आप क्लिक हेयर पर जाकर आप हमारी पूरी की पूरी CS201 की जो शॉर्ट लेक्चर की प्ले लिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें अगर आपके पेपर के अंदर 18 लेक्चर हैं तो आप पहले 18 लेक्चर वॉच करेंगे, अगर आपके 22 लेक्चर हैं तो आप 22 लेक्चर जो हैं वो वॉच करेंगे। अब बात कर लेते हैं पास्ट पेपर्स की। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पास्ट पेपर्स के नाम से और उसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिड टर्म का और एक फाइनल टर्म का। आपके चूँकि मिड टर्म पेपर है सो आप यहाँ पे मिड टर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे दोस्तों आप मिड टर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले KST लर्निंग मिड टर्म वीडियोज़, कि अगर आपको मिड टर्म पेपर से रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए प्रिपरेशन की तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपके 2023 के अंदर जो फॉल 2023 के अंदर जो पेपर हुए थे मतलब इसके मिड टर्म के, ठीक है, वो सारे यहाँ पे आपको पेपर लिंक 1 एंड पेपर लिंक 2 के अंदर अवेलेबल कर दिए गए हैं। यहाँ से आप हमारे KST की एफर्ट की जो एफर्ट से टाइप किए गए जो पेपर्स हैं उनको हासिल कर सकते हैं, जो कि फॉल 2023 के अंदर हुए थे, जिनको हमने बहुत ही मेहनत से कलेक्ट किया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मुआज़ के पास्ट मिड टर्म के पेपर मिल जाएंगे, वकार सिद्धू के, अरसलान के एंड अदर जो आपको मिड टर्म के क्विज़ एंड ग्रैंड क्विज़ हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल कर दिए गए हैं। एक बात दोस्तों यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि जितने भी मटेरियल है, मतलब ये जो मुआज़ का, वकार का, अरसलान का, जितना भी मटेरियल है, इस तमाम के तमाम मटेरियल में दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली, कभी भी ये 100% एक्यूरेट सोल्यूशन नहीं होते। इसमें मतलब जो आंसर लगे होते हैं ना वो कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। मतलब बहुत से आंसर ऐसे होते हैं जिनको आपको वेरीफाई करना ज़रूरी होता है। सो इसलिए मैं आपको पहली बात ये रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट से पास्ट पेपर उठाएं तो उन पास्ट पेपर के अंदर से आपने जो है वो जो भी MCQs के आंसर लगे हुए हैं या जो शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर लगे हुए हैं उनको आपने एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना अपने हैंड आउट से,
ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि जनाब ये आंसर बिल्कुल ठीक है या नहीं ठीक। दूसरी बात दोस्तों ये कि जितने भी ये पास्ट पेपर हैं ये सारे के सारे बहुत पुराने हैं, मतलब लाइक 2007, 8, 10, 11 इस तरह के पेपर हैं ये, ठीक है। तो इतने पुराने पेपर में से सिर्फ आप आइडिया लिया करो, ये नहीं कि मतलब आप ये सोचो कि जनाब मैंने पास्ट पेपर कर लिए, अब मुझे हैंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे शॉर्ट लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो हम जो है 4 GPA हासिल कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी आप कोई पास्ट पेपर डाउनलोड करें तो आपने जस्ट उनको इसलिए पढ़ना है, स्टडी करना है, रीड करना है, ताकि आपको आइडिया हो कि सर किस तरह के क्वेश्चन जो हैं, किस तरह के MCQs, किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन जो है पेपर में पूछते हैं। बस इस मकसद के लिए, मतलब आइडिया लेने के लिए सिर्फ आपने पास्ट पेपर को पढ़ना है। इसलिए नहीं कि आपका अच्छा GPA आएगा। अच्छा GPA आपका तब ही आएगा जब आप अच्छे से पूरे के पूरे सारे लेक्चर जो है वो वॉच करेंगे वीडियोस, और साथ साथ उनकी प्रिपरेशन करेंगे, और साथ अपने हैंड आउट से तैयारी करेंगे। अब दोस्तों बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हैंड आउट से आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी होती है। दोस्तों हैंड आउट्स में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपने पूरा लेक्चर नहीं पढ़ना होता। जब आप हमारे शॉर्ट लेक्चर देख लेंगे तो आपको तकरीबन 70 से 80% प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद आप थोड़ा सा जो है रीडिंग मटेरियल खुद भी यहाँ से पढ़, मतलब हैंड आउट से खुद भी थोड़ा रीड कर लें, ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये एक ऐसा ब्राउज़र है जिसके ऊपर जब आप अपने हैंड आउट्स ओपन करेंगे PDF फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे आपको ऊपर ना टूल मिल रहे हैं डिफरेंट तरह की हाईलाइट करने के लिए। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने जो हैंड आउट्स हैं इनको ओपन किया करें माइक्रोसॉफ्ट एज के ऊपर, ताकि आप साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट भी करें, ताकि पेपर के करीब जाके आप जो है उन हाईलाइटेड चीज़ों को जल्दी से रिवाइज़ कर सकें। अब यहाँ पे दोस्तों आपने पूरा लेक्चर रिवाइज़ नहीं करना, उस अपने लेक्चर में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड्स प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक जैसे ये कोडिंग का सब्जेक्ट है, तो इस कोडिंग के सब्जेक्ट के अंदर सारी बात कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे जिनके कोडिंग आपने करनी होगी, ठीक है, वो आपने करनी है। इसके अलावा जो लास्ट पे की पॉइंट्स लिखे होते हैं उनको आपने करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है चैप्टर के अंदर वो कर लेंगे, अगर आप लास्ट से की पॉइंट्स कर लेंगे, अगर आप फार्मूलाज कर लेंगे, और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपके कोड्स हैं वो आप कर लोगे, तो उससे आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन ये दो चीज़ें 100% तैयार हो जाएंगी। बाकी रही लॉन्ग क्वेश्चन की बात, दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी करें तो आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाते हैं। तो यानी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर मतलब आप अपने MCQs और शॉर्ट भी 100% कर रहा हो ना, अच्छे से सही तरीके से कर रहा हो, तो मेरे ख्याल से आपके जो है ना हर सब्जेक्ट के अंदर तकरीबन 70-80 इतने नंबर कम से कम आ सकते हैं, अगर आप MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से सारे कर रहा हो। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अगर आप मतलब अगर आप ज़्यादा अच्छे नहीं भी हैं, ये उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो मतलब ज़्यादा जो कहते हैं यार हमने सिर्फ पास होना है, तो आप सिर्फ जनाब MCQs और शॉर्ट भी कर रहा हो ना, तो आपके 70 नंबर 80 नंबर इतने नंबर ईजीली आ सकते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने हर लेक्चर को हैंड आउट से हर लेक्चर को अच्छे से तैयार करना है। हर लेक्चर के अंदर सिर्फ आपने जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो आपने डेफिनेशंस हैं, जो आपके लास्ट पे चैप्टर के लास्ट पे की पॉइंट्स होते हैं वो, और जो आपके अगर कोडिंग सब्जेक्ट है तो उसके इंपॉर्टेंट जो हैं कोड्स, ठीक है, और अगर वो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे पहले लेक्चर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करवाता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगी कि हम किस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपके लेक्चर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक डेफिनेशन आ रही है प्रोग्राम की, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह से इसको ऐसे हाईलाइट कर लेना है, ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गई बात की। तो ऐसे आपने जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे डेफिनेशन, तो आपने उसको हाईलाइट करना है। अब देखें जैसे यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसकी डेफिनेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आपको पेपर के अंदर 2 नंबर में 3 नंबर में पूछी जा सकती है। सर पूछ सकते हैं कि या MCQs में सर पूछ सकते हैं इसको क्या प्रोग्राम क्या होता है। तो आप प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसे कंप्लीट स्टेप्स का एक सीक्वेंस होता है टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, जो हमारी किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ऐसे ही उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ भी इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 1 के अंदर और कोई भी इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ये जो लास्ट पे देखें ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट ये होते हैं कि पॉइंट्स आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, इनको अच्छे से आपने जो है वो हाईलाइट कर लें ताकि आपको अच्छा ये जो लास्ट चैप्टर के लास्ट पे की पॉइंट्स होते हैं ना, इनमें से आपके अक्सर MCQs बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने इनको एक दफ़ा रीड ज़रूर करना अच्छे से, ठीक है, समझना ज़रूर है। तो इस तरह दोस्तों आपको उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने लेक्चर को तैयार करना होता है। तो 5 से 10 मिनट लगते हैं। अगर आप बड़े गौर से अच्छे से अपने पूरे लेक्चर को देखें तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप एक लेक्चर अच्छे से
जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप इजीली जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप जो है वो मेरे तरीके से चलेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। ये तो थी MCQ के हवाले से बात और ये थी आपके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात। अब बात कर लेते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आते हैं ना पेपर के अंदर, CS 201 के अंदर जो आपके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट के अंदर या लॉन्ग क्वेश्चन, वो होते हैं या तो आपको कोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा फाइंड एरर, कि आपने उसमें से फाइंड आउटपुट, आपने उसकी आउटपुट फाइंड करनी है। इस तरह के आपके क्वेश्चन बड़े होते हैं ख़ासतौर पे शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों ये जो आपको मैंने बताया ना हाईलाइट आपने करनी है चीज़ें, ये आपके होते हैं मोस्टली MCQ के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें। जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आते हैं CS 201 के अंदर, वो मोस्टली 3 तरह के होते हैं। या तो आपको कोड दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा आउटपुट फाइंड करो, या आपको कोड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा फाइंड एरर, इसमें से एरर फाइंड करो। ठीक है। या फिर आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपको कहा जाएगा कि इसका कोड राइट करो। तो ये जो 3 तरह के आपके क्वेश्चन है ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके किस हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से CS 201 के अंदर। सो आपने इनको स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक जो है कोड करवाता हूँ जिसमें मैं आपको आउटपुट फाइंड करना सिखाता हूँ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी कि आप किस तरह से कोड आउटपुट जो है फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास हेडर फाइल लगी हुई हैं। ठीक है। और हेडर फाइल जस्ट किस मकसद के लिए काम यूज़ होती हैं कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो सारी स्टैंडर्ड की कोडिंग जो है वो हमारी इन हेडर फाइल के अंदर पड़ी हुई है। हमारा जो असल कोड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेन के अंदर से, मतलब यहाँ से लाइन नंबर 8 से इसकी आउटपुट हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ, हम यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जब भी अगर आप एक अच्छी आउटपुट फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सीक्वेंस चलें, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलें और साथ साथ आउटपुट लिखते जाएँ। ठीक है। अब देखें सबसे पहले मैंने इस लाइन को रीड किया और मैंने कहा अच्छा जी ये क्या लिखा हुआ जी, इंट a = 4, यानी वो कह रहा है कि आपकी मेमोरी के अंदर एक a नाम का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर वैल्यू जो है 4 असाइन हो जाएगी। तो मतलब मेमोरी के अंदर एक a वेरिएबल बना a नाम से जिसकी वैल्यू क्या स्टार्ट होगी 4। उसके बाद देन वो कह रहा है b = 6। फिर मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में एक और वेरिएबल क्रिएट हुआ b के नाम से जिसकी वैल्यू सेट होगी 6, तो यानी b = 6 आ गया। ठीक है जी। इस लाइन का देखिए मैंने आउटपुट फाइंड कर लिया कि इस तरह के रन होने से क्या होगा कि मेमोरी के अंदर 2 वेरिएबल बने हैं a और b, a की वैल्यू 4 सेट हो गई है और b की वैल्यू 6 सेट हो गई है। तो उसके बाद ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो इस लाइन से क्या होगा, अब देखें जरा गौर करें यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको पता है ना राइट साइड सॉल्व होती है, सबसे पहले राइट साइड सॉल्व होगी, वो राइट साइड अपनी जो आंसर होगा वो लेफ्ट साइड पे पास करती है। तो यहाँ पे राइट साइड पे क्या हो रहा है ++a, यानी ये जो ++ है ये बेसिकली प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। दोस्तों अगर आपके वेरिएबल के नाम से पहले जो है ++ या माइनस लगा हो तो ये बेसिकली इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। और अगर आपका जो ++ या माइनस ऑपरेटर है 2 दफ़ा, वो अगर वेरिएबल के नाम के बाद लगा हो, जैसे यहाँ पे देखें इस लाइन पे वेरिएबल के नाम के बाद लगा हुआ है ++, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अगर ++ होगा तो इसे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहोगे, अगर वो माइनस होगा तो उसको आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहोगे। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि अगर यहाँ पे जो ++ या माइनस है वो अगर आपके वेरिएबल से पहले यानी प्रीफिक्स लगे हों तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है इस करंट वेरिएबल की वो पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, बाद में लेफ़्ट साइड पे असाइन होगी। लेकिन जो आपका जो अगर आपका जो ++ या माइनस ऑपरेटर है, मतलब अगर वो पोस्ट फिक्स में लगा हो, मतलब वेरिएबल के नाम के बाद लगा हो, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू है इस करंट वेरिएबल की वो जो है पहले असाइन होगी लेफ़्ट साइड पे, उसके बाद जो है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए b से पहले ++ लगा हुआ है, इसका मतलब अगर ++ हो तो वो बेसिकली आपकी करंट वैल्यू में 1 का इजाफा करता है, अगर माइनस लगा हो तो वो आपकी करंट वैल्यू में 1 की कमी करता है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है ++, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कौन सा ऑपरेटर है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का मैंने अभी अब आपको बताया था कि ये पहले अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, मतलब ऐड करेगा, ++ की वजह से 1 का इजाफा करेगा। तो मतलब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, ये कह रहा है ++b, इसका मतलब ये है कि b की जो भी करंट वैल्यू है मेमोरी के अंदर उसमें 1 का इजाफा कर दो। तो b की वैल्यू करंट क्या है 6, तो यानी b की करंट वैल्यू 6 में इजाफा होगा 1 का, तो वो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे राइट साइड पे जो भी आपका आंसर है, अब b के पास आंसर यानी ++ होने के बाद क्या आंसर है 7, तो वो 7 बेसिकली लेफ्ट साइड पे a को असाइन हो जाएगा। तो मतलब a की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a के पास भी क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप b ने अपनी जो वैल्यू थी वो लेफ्ट साइड पे a को असाइन कर दिया। तो यानी इस लाइन के चलने से क्या हुआ कि a की वैल्यू भी 7 सेट हो गई है, b की वैल्यू भी 7 सेट हो गई है। उसके बाद अब ये लाइन पर चलते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, C++ लैंग्वेज के अंदर
ये रूल याद रखिएगा हमेशा, अगर आपके लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम वेरिएबल हो, पहली बात मैंने क्या कही है, अगर आपकी इक्वल के लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम वेरिएबल हो, एक बात, दूसरी बात, और राइट साइड पे वेरिएबल के बाद पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाओ, वो चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो दोस्तों आपके वेरिएबल की वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम वही रहती है जो आपकी ओल्ड वैल्यू थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, C++ लैंग्वेज के अंदर अगर आपके किसी लाइन के ऊपर इस तरह से आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और अगर आपके इक्वल के लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ पे देखो लेफ़्ट साइड पे भी A है, राइट साइड पे भी A है, एक बात होगी कि अगर वेरिएबल क्या हो, दोनों साइडों पे सेम वेरिएबल हो, और दूसरा कौन सा ऑपरेटर लगाओ, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगाओ, चाहे वो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, दोस्तों आपके वेरिएबल की वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें पूरी हो रही हैं, देखो वेरिएबल भी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे वेरिएबल भी सेम है, और ऑपरेटर भी कौन सा लगा हुआ है, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर लगा हुआ है। सो यहाँ पे दोस्तों कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पे अभी भी A की वैल्यू 7 ही रहेगी और B की वैल्यू 7 ही रहेगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये लाइन चलेगी, ये क्या कर रहे हो आप कह रहे हो सी आउट A स्पेस B, तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पहले A की वैल्यू डिस्प्ले होगी, देन उसके बाद एक स्पेस डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद B की वैल्यू डिस्प्ले होगी। मतलब स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे इस तरह से A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 7, तो A की वैल्यू 7 डिस्प्ले। और अच्छा ये बात याद रखिएगा, जो आपकी पुरानी वैल्यू होती है ना वो रिमूव हो जाती है, जो आपकी लेटेस्ट वैल्यू होती है ना वो डिस्प्ले होती है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो A की वैल्यू क्या है 7, तो यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा 7, उसके बाद एक स्पेस है, ये स्पेस है तो स्पेस आएगी एक, और उस स्पेस के बाद B की वैल्यू क्या है 7, तो B की वैल्यू 7 डिस्प्ले होगी। तो यानी इस कोड के एग्जीक्यूट होने से आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आउटपुट आएगी वो आएगी। और उसके बाद ये गेट स्टेज क्या करता है, ये गेट स्टेज बेसिकली आपकी कंपाइलर को स्टे करवाता है, ये कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करता। और उसके बाद ये जो रिटर्न 0 है दोस्तों, ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी जो आउटपुट विंडो है उसको क्लोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यानी आपके पास इस कोड की जो आउटपुट आएगी वो 7 स्पेस 7 आएगी। तो ये देखें, ये देख रहे हो आप आउटपुट 7 स्पेस 7, ठीक है जी। तो ये दोस्तों उम्मीद है आपको आउटपुट फाइंड करना आ गई होगी, ठीक है जी। अब मैं इसको करता हूँ रिमूव, तो एक कंसेप्ट आपने सीख लिया। अब नेक्स्ट हम दूसरा कंसेप्ट क्या जी, हमने ये फाइंड करना है आउटपुट कैसे एरर कैसे फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले जनाब हम सबसे पहली लाइन से शुरू करते हैं। एरर हम जब भी फाइंड करते हैं तो पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने देखा, गौर से देखा कि यह हेडर फाइल लगी हुई है हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। अब यहाँ पे देखिए इसकी स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ये IO स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत, IO स्ट्रीम की स्पेलिंग होते हैं IOSTREAM स्ट्रीम, ठीक है, जबकि यहाँ पे R नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कमेंट के अंदर कि इन दिस लाइन स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ IO स्ट्रीम, ठीक है जी। ये लें जी, इस तरह से दोस्तों आप कमेंट करते हो पेपर के अंदर, ठीक है। जिस भी लाइन पे एरर हो आप उसका इस तरह से डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखोगे कि आपकी इस लाइन के ऊपर, फलान लाइन के ऊपर, लाइन नंबर ये के ऊपर ये एरर है, ठीक है। पेपर के अंदर आप बेसिकली इस तरह से भी कर सकते हो कि मतलब आप पूरा पहले कोड लिख लो और उस कोड के लाइन के आगे आप इस तरह से कमेंट दे दो। या आप दूसरा तरीका आपके पास ये भी होता है कि आप सिंपली कमेंटिंग कर दो, लेकिन उसके शुरू में लाइन नंबर लिख दोगे, लाइन नंबर 1, इस तरह से लाइक आपने लिख दिया कोड की लाइन नंबर 1, उसमें ये एरर है, ठीक है जी। इस तरह से भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी, जैसी मर्ज़ी, आपको जैसे इजी लगे आपको, ठीक है जी। अच्छा जी, चलें जी। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे देखें ज़रा, क्या इस लाइन पे कोई एरर है, हम गौर से देखते हैं, हैश इंक्लूड conio.h, नहीं कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल फ़ाइन है। उसके बाद इस लाइन को चेक करते हैं, ये लिखा हुआ है यूजिंग स्पेस, आगे लिखा हुआ है नेम स्पेस STD स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो नेम स्पेस की स्पेलिंग है ये गलत लिखे हुआ है, ये देखो नेम SPACE स्पेस होता है, जबकि यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन दिस लाइन, यहाँ पे इस लाइन में 2 एरर हैं, एक ये आपने नेम स्पेस की स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, दूसरा आपको पता ना ये जो आपकी लाइब्रेरी होती है यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसके लास्ट पे सेमीकोलन आता है, यहाँ वैसे सेमीकोलन आता है, तो यानी यहाँ पे 2 एरर हैं, ठीक है। और दूसरा दोस्तों तरीका ये भी होता है कि आप अच्छा पेपर के अंदर लाजमी नहीं कि आप इस तरह से कमेंट करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पेपर के अंदर आप ना कोड सही करके लिख सकते हो, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको कि लाइक आपने जो है पेपर के अंदर जो आपको
एरिया दिया गया था आंसर लिखने के लिए, वहाँ पे आपने देखा कि अच्छा इस लाइन पे ये एरर है, तो आपने उसको ठीक करके लिख दिया। ऐसे कुछ इस तरह से आपने लिख दिया हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ऐसे आपने लिख दिया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि मतलब आपने पूरा जो कोड था, जो आपको मिस्टेक वाला कोड दिया गया था, आपने उसको ठीक करके बिल्कुल ठीक फॉर्म के अंदर पूरा कोड करेक्ट राइट कर दिया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, मतलब आपके पास जो आपको ठीक लगे वो ऐसे आप कर सकते हो। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इन दिस लाइन स्पेलिंग मिस्टेक एंड सेमीकॉलन मिस, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया, ठीक है, कि यहाँ पे एक तो स्पेलिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे यानी यहाँ पे आएगा SPAC स्पेस और यहाँ पे सेमीकॉलन आना था और ऊपर यहाँ पे IO स्ट्रीम आना था, ठीक है जी। चलिए जी, उसके बाद उसको नेक्स्ट आ जाता है। ये मेन का फंक्शन ठीक लगा हुआ है, यस ये ठीक लगा हुआ है। उसके बाद ये get के अंदर एरर, अच्छा यहाँ से पहले देखते हैं। अच्छा ये लिखा हुआ है कॉन्स्ट A, B। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, जब भी आप अपने कोड के अंदर कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू उसी टाइम क्विकली ऑन द स्पॉट असाइन करते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब आपने पहले वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया, मतलब इस तरह से, सॉरी यहाँ पे आना था इंट। यहाँ पे एक और चीज़ गलती ये की है कि यहाँ पे इंट भी आना था, मतलब डाटा भी बताते हैं, कॉन्स्ट वेरिएबल की डाटा भी बताते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल होते हैं ना, उसकी वैल्यू उसी टाइम उसी सेम लाइन के ऊपर मतलब असाइन करते हैं जिस लाइन के ऊपर आपने कांस्टेंट वेरिएबल बनाया। जैसे आपने लाइन नंबर 8 के ऊपर कांस्टेंट वेरिएबल A और B बनाया, सो आपने इसी लाइन नंबर 8 के ऊपर इसको वैल्यू असाइन करनी थी कुछ इस तरह से, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे मैंने किया हुआ है कि मतलब नेक्स्ट लाइन पर जाकर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ A को रिटर्न, ये रॉन्ग तरीका है, ठीक है, समझ आएगी बात की। तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल जब भी बनाया जाता है तो उसी सेम लाइन के ऊपर उसको वैल्यू साइन की जाती है, नेक्स्ट लाइन पे वैल्यू साइन नहीं की जाती। तो यानी ये 2 लाइन रॉन्ग थी, यहाँ पे ये 2 लाइन नहीं थी आनी यार, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू उसी टाइम ऑन द स्पॉट सेम लाइन के ऊपर जो है वो सेट करनी होती है। उसके बाद दोस्तों इस लाइन के ऊपर एरर क्या है, इस लाइन पर एरर ये है कि यहाँ पर सेमीकोलन हमने मिस किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारा कोड ठीक है। चलें, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गई कि एरर कैसे फाइंड किया था। तो बहुत ही डिटेल से मैंने आपको एरर फाइंड करना भी सिखा दिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम करते हैं जी तीसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या जी, राइट द कोड। कि आपको एक बेसिकली स्टेटमेंट, ये देखें ये स्टेटमेंट दी गई है, आपने स्टेटमेंट को गौर से रीड करना है और फिर अपना कोड लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है स्वैप टू वेरिएबल्स वैल्यूज़ विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। कि बेसिकली आपने 2 वेरिएबल की वैल्यूज़ को जो है वो स्वैप करना है, मतलब स्वैप करते हैं चेंज करने को। मतलब लाइक कुछ इस तरह से कि अगर A के पास 5 है और B के पास 10 है, तो आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बेसिकली इनकी वैल्यू स्वैप करनी है, मतलब चेंज करनी है। मतलब A के पास 10 आ जाए और B के पास 5 आ जाए, इस तरह से बेसिकली आपने इंटरचेंज करना है, लेकिन आपने कोई थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं करना। चलिए करते हैं इस कोड को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, ठीक है जी। उसके बाद हमने लिखा हैश इंक्लूड conio डॉट एच। फिर हम अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा यहाँ पेपर के अंदर आपको डेव C++ नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे अपने मैनुअली अपने पेपर की स्क्रीन के ऊपर ही, मतलब जो आपको आंसर एरिया दीजिएगा वहाँ पे अपने कोड राइट करना होगा। समझ रही बात की, वहाँ पे डेव C++ यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती। अच्छा जी, उसके बाद उसको हम यहाँ पे मेन फंक्शन लिखेंगे और इस मेन फंक्शन में सबसे पहले हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, मतलब जिन वेरिएबल की वैल्यू को हमने स्वैप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा इंट A = 2 एंड B = 4। अब देखें A के पास 2 है, B के पास 4 है, लेकिन जब मैं इनको स्वैप करूँगा तो B के पास 2 आ जाएगा, A के पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्वैप कैसे करेंगे, उसके पहले हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिख सकते हैं गेट ch एंड रिटर्न 0, ठीक है जी। और उसके बाद अब यहाँ पे कोड लिखेंगे हम अपना, ठीक है जी। ये लास्ट पे हम लिखते हैं गेट ch एंड रिटर्न 0। अच्छा जी, अब यहाँ पे दोस्तों 2 वेरिएबल, मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए, एक A और एक B। अब इन दोनों की वैल्यू को स्वैप कैसे करेंगे, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। उसके दोस्तों बड़ा आसान एक फार्मूला है कि सबसे पहले आपने जिन 2 वेरिएबल की दोस्तों वैल्यू को स्वैप करना हो ना, उन दोनों को प्लस करके फर्स्ट वेरिएबल में रखवा दें, कुछ इस तरह से। मतलब आपका फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, A, और सेकंड वेरिएबल कौन सा है, B। तो यानी यहाँ पे आप लिखोगे A फर्स्ट वेरिएबल = फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल। मतलब आपने दोनों वेरिएबल जो थे आपके, उन दोनों को प्लस करना है आपने, और आंसर रखवाना किसके अंदर है, फर्स्ट वेरिएबल के अंदर। ये आपकी पहली लाइन है जो आपके स्वैपिंग करने के लिए यूज़ होगी। दूसरी लाइन दोस्तों जो आपने लिखनी है, वो दूसरी लाइन ये होगी सेकंड वेरिएबल = फर्स्ट वेरिएबल माइनस सेकंड वेरिएबल। समझ लगी बात की। पहली लाइन में आपने क्या किया, फर्स्ट वेरिएबल =
फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल, और सेकंड लाइन पे फार्मूला क्या है, सेकंड लाइन पे फार्मूला ये होता है सेकंड वेरिएबल इक्वल टू फर्स्ट वेरिएबल माइनस सेकंड वेरिएबल। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वेरिएबल किसको कह रहा हूँ, ए को, एंड सेकंड वेरिएबल कह रहा हूँ बी को। उसके बाद दोस्तों तीसरी और आखिरी लाइन क्या होती है, तीसरी लाइन में हम लिखते हैं फर्स्ट वेरिएबल इक्वल टू फर्स्ट वेरिएबल माइनस सेकंड वेरिएबल। ये लें जी, बस ये 3 लाइन ऑफ कोड है जिसके साथ आपकी वैल्यू स्वैप होती है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब आपको मैं लास्ट में फाइनली डिस्प्ले करके भी दिखा देता हूँ क्या वाकई हमने जो बात कही है क्या वैल्यू वाकई स्वैप हुई है। तो यहाँ मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले एक मैसेज देता हूँ बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग, और बिफोर स्वैपिंग के अंदर पहले मैं ए की वैल्यू डिस्प्ले करता हूँ और उसके बाद मैं एक स्पेस देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बी की वैल्यू डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है जी। और इसी लाइन को सेम मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ मैं लिखूँगा आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है जी। बैक स्लैश एंड कर लेते हैं। ठीक है जी। और एक काम करते हैं, ये जो लाइन है ना बिफोर स्वैपिंग वाली, इसको आप कहाँ पे डिस्प्ले करोगे, यहाँ पे, मतलब इस जगह पे स्वैप करने से पहले, क्योंकि जब आप यहाँ पे ये 3 लाइन चलेंगे तो ये तो वैल्यू स्वैप कर देंगी, तो इसलिए हम पहले वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं बिफोर स्वैपिंग और उसके बाद स्वैप करने के बाद हम फाइनली वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, वैल्यू स्वैप होने से पहले क्या आंसर आएगा, ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू 4 आएगी। और ये देखें दोस्तों, बूम, ये देख रहे हो, देखो स्वैपिंग करने से पहले ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, जबकि आफ्टर स्वैपिंग ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 2। तो ये दोस्तों तरीका था आपकी वैल्यू को स्वैप करने का विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।